मासूम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तानिया माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज़ चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। बिहार में थम नहीं रहा अपराध, सीतामढ़ी में कारोबारी की सरेराह हत्या, कंकड़बाग में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत। बंधक, बलात्कार और धर्म परिवर्तन, छांगुर बाबा गैंग की सताई पीड़िता ने खोले सारे राज, दरिंदगी में पुलिसकर्मी भी शामिल। कोचिंग सेंटर बन गए हैं पोचिंग सेंटर, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कोचिंग कल्चर को बताया देश के लिए खतरनाक। मर्दानगी बची है तो रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई को दी चेतावनी, ऑडियो में कहा देश की बात आई तो गैंगबाजी छोड़ दूंगा। गाजा में युद्ध विराम पर संकट, हमास के 35 ठिकानों पर इजराइल का हमला, जाने जंग का पूरा अपडेट। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले बिना पर्ची बिना खर्ची हो रही भर्ती। यह मत पूछिए कि कांग्रेस ने हमें क्या दिया, इसने हमें अभिव्यक्ति की ताकत दी, शिव कुमार। डिप में खरीदारी का मौका, अगले हफ्ते ये 2 शेयर करा सकता है दमदार कमाई, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के धर्मेश शाह। पाकिस्तान के पेशावर में एक और सिनेमा हॉल गिराया गया, खत्म होने के कगार पर फिल्म कल्चर। सलमान ने दी अनंत अंबानी और राधिका को सालगिरह की बधाई, फैंस ने पूछा भाईजान आप, चलिए विस्तार से जानते हैं। बिहार में अपराध थम नहीं रहा है। बीते 7 दिन में राज्य में हत्या के 17 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब शनिवार रात राजधानी पटना के साथ साथ सीतामढ़ी से अपराध की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना सीतामढ़ी से सामने आई, जहां एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में बेखौफ अपराधियों ने एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला शहर के मेहसोल चौक की है। यहां शनिवार रात बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने कारोबारी पुट्टू खान को गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल कारोबारी को आनन फानन में इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना पटना के कंकड़बाग से सामने आई है, जहां शनिवार शाम एक पार्क में कई राउंड फायरिंग हुई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। आक्रोशित लोगों ने इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन पहुंचे और अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच जारी है। कंकड़बाग में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या के अलावा पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में शनिवार रात हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कंकड़बाग के एक सेक्टर पार्क में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। लगभग 5 से 6 राउंड फायरिंग हुई है, जिससे दहशत का माहौल बन गया। घटनास्थल पर कैंप कर रही पुलिस पार्क से मिले खोखे। फायरिंग की घटना के बाद लोग पार्क से अपने घरों की ओर भाग गए। पूरा पार्क खाली हो गया है। वहां मौजूद लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। फिर कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद अपराधी स्कूटी से निकल गए। फिलहाल कंकड़बाग थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। मौके से खोखे भी मिले हैं। पार्क में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। बिहार में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही हत्याएं, मालूम हो कि बिहार में बीते कुछ दिनों से अपराध का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। पटना में मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या से शुरू हुआ ये सिलसिला लगातार जारी है। गोपाल खेमका के अलावा पटना में बालू कारोबारी, निजी स्कूल संचालक की भी हत्या हुई। शुक्रवार रात भी पटना में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा नालंदा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली सहित अलग अलग जिलों से भी हत्या की घटनाएं सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर फरीदाबाद की एक नाबालिग लड़की ने बड़ा खुलासा किया है। लड़की का आरोप है कि आमिर हुसैन नाम के आरोपी ने उसको प्रेम जाल में फंसाया और फिर दिल्ली में छांगुर बाबा से उसकी मुलाकात कराई, जहां पर उससे नमाज अदा कराई गई और उसको धर्म परिवर्तन के लिए बोला गया। मुजेसर थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी आमिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहन के जरिए किया संपर्क।
मुजेसर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संजय कॉलोनी की रहने वाली 16 साल की पीड़िता ने बताया है कि वह किराए पर अपने परिवार के साथ रहती है। आरोपी आमिर उनके ही घर के पास कॉलोनी में रहता था। आरोपी की बहन नेहा खान से उसकी मुलाकात साल 2023 में हुई, जिससे उसकी जान पहचान अपने भाई आमिर हुसैन से कराई। निजामुद्दीन दरगाह पर बाबा से कराई मुलाकात। आमिर और उसका परिवार उसको दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह लेकर गए, जहां पर उसकी मुलाकात मौलाना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से कराई गई। छांगुर बाबा ने पीड़िता को धर्म बदलकर शादी करने के लिए कहा और बड़े बड़े सपने दिखाए गए। इस दौरान उससे नमाज भी अदा कराई गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मौलाना छांगुर बाबा ने ताबीज दिया और बोला इसे अभी पानी में पिला दो। फिर उन्होंने कुछ उर्दू में लिखी पर्ची दी, बोले यह सुबह रोज पी लेना। आरोपी की बहन भी दरिंदगी में थी शामिल, जिसके बाद आमिर पीड़िता को जून 2023 में अपनी भाभी सबीना के घर ले गया और फिर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। आमिर की बहन नेहा ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ गलत काम करते हुए वीडियो बना ली। इसके बाद आमिर ने उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ भी कई बार गलत काम किया। परिजनों ने दर्ज कराया मामला। 14 मार्च साल 2024 में इस मामले का पता उसके परिवार के लोगों को लग गया, जिसके बाद बजरंग दल के साथ मिलकर युवती को आमिर के घर से बरामद किया। परिजनों ने मुजेसर थाने में आमिर हुसैन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करा दिया, जिसमें आमिर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहन ने भी किया ब्लैकमेल। आमिर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद उसकी बहन नेहा पीड़िता को उसकी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगी। पीड़िता पर आमिर हुसैन के पक्ष में बयान देने का दबाव डाला जाने लगा। इसके बाद 5 अप्रैल को नेहा खान पीड़िता को लेकर दिल्ली के नांगलोई लेकर आ गई और यहां पर 2 महीने उसको अपने साथ रखा, जहां पर दिल्ली पुलिस का जवान नवाब खान उसके पास मिलने आता था और मजाक करता था। दिल्ली पुलिस के जवान ने भी किया रेप। आमिर हुसैन का जीजा 2 महीने बाद नवाब खान पीड़िता को अपने घर ले गया। उसकी ड्यूटी उस समय रोहिणी थाने में थी। पीड़िता का कहना है कि जब नवाब खान की पत्नी मार्केट चली जाती थी और दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने चले जाते थे, तब वह उसके साथ रेप करता, किसी से बताने जाने पर जान से मारने की धमकी देता। पीड़िता ने बताया कि करीब 4 महीने बाद नेहा खान और नवाब ने दिल्ली के नांगलोई कमरुद्दीन नगर में अकेले रूम पर रखा था, जहां पर उसने पीड़िता का नाम आयत खान बताया था। देश में कोचिंग संस्थानों की बाढ़ के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कोचिंग कल्चर को खतरनाक बताते हुए कहा है कि कोचिंग सेंटर अब कोचिंग सेंटर बन गए हैं। कोचिंग सेंटर सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भी खिलाफ हैं। इनकी वजह से बच्चों को साइकोलॉजिकल परेशानियां भी हो रही हैं। बच्चों को रोबोट बना रहे हैं कोचिंग संस्थान। देश भर में कोचिंग सिटी के नाम से चर्चित कोटा में एक समारोह में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि जहां देखो कोचिंग सेंटर कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं। ये हमारे युवाओं के लिए खतरा है, जो हमारा भविष्य है। ये कोचिंग संस्थान प्रतिभाओं के लिए ब्लैक होल की तरह बन गए हैं। देश भर में फैले कोचिंग संस्थान बच्चों को रोबोट बना रहे हैं। शिक्षा को कलंकित होते नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि होर्डिंग्स और अखबारों में विज्ञापन के जरिए प्रचार करने पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। ये पैसा उन्हीं छात्रों से आता है जो जैसे तैसे इंतजाम करके और कर्जा लेकर अपना भविष्य उज्जवल बनाने का सपना लेकर आते हैं। हम अपनी शिक्षा को इतना कलंकित और बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोचिंग की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। हमें इसे समाधान करने के उपाय करने चाहिए। कॉलेजों में सीटें कम हैं, इसका फायदा ये कोचिंग संस्थान उठाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोचिंग सेंटरों को स्किल सेंटर बनाने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ डिग्री लेना अब महत्वपूर्ण नहीं है। कोटा में IIIT के 4थे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्रों से कहा कि सिर्फ डिग्री प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप दूसरों को भी रोजगार दे सकें। इस संदर्भ में उन्होंने देश के कई नामी लोगों का उदाहरण दिया जो आज दुनिया में हजारों लोगों को रोजगार देने में सक्षम बन गए हैं। उपराष्ट्रपति ने कोटा की सराहना करते हुए कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा का नाम देश और दुनिया तक पहुंचा दिया है। दीक्षांत समारोह में 2 गोल्ड मेडल के साथ 149 उपाधियां वितरित की गई। उपराष्ट्रपति ने गोल्ड मेडल और उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं भी दी। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी अपने संबोधन में स्टूडेंट्स का उत्साहवर्धन किया और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दर्ज कराने का आह्वान किया। इससे पहले उन्होंने पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। दीक्षांत समारोह के दौरान मंत्री मदन दिलावर,
हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा और कल्पना देवी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच अब अदावत काफी बढ़ गई है। सालों तक रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग में भी थे, लेकिन कुछ दिनों पहले से इनके बीच की दूरियां बढ़ गई हैं। अब दोनों गैंग एक दूसरे को डैमेज करने की हर कोशिश में जुटे रहते हैं। बीते दिनों पुलिस सूत्रों से जब रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के बिश्नोई गैंग से अलग होने की बात सामने आई तो कई लोगों ने शंका भी जताया था, लेकिन अब रोहित गोदारा ने बिना नाम लिए लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग को खुलेआम चेतावनी दे दी है। रोहित गोदारा का ऑडियो हो रहा है वायरल। दरअसल रोहित गोदारा का एक ऑडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये ऑडियो कथित रूप से न्यूजीलैंड के एक मोबाइल नंबर से सामने आया है, जिसमें रोहित गोदारा खुद बोलता हुआ सुनाई दे रहा है। इस ऑडियो में उसने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और आपराधिक नेटवर्क के अंदर की घटनाओं का खुलासा किया है। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाने वालों को दी चेतावनी। ऑडियो में सबसे बड़ा आरोप सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाए जाने को लेकर है। गोदारा ने दावा किया है कि उसके और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहे हैं। इन अकाउंट्स के माध्यम से न केवल गलत सूचनाएं फैल रही हैं, बल्कि उनकी छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मर्दानगी बची है तो सीधे मुझे कॉल करो ना। सोशल मीडिया पर हो रहे इस पोस्ट को लेकर रोहित गोदारा ने कहा, इन पोस्टों को कौन करा रहा है सबको पता है। घर परिवार और बहन बेटियों के बारे में बदनाम करने के लिए लिख रहे हैं। पहले तो इन्हें शर्म आनी चाहिए, इससे इनकी घिनौनी मानसिकता का पता चलता है। इन लोगों ने मुझे बस यही कहना है कि अगर तुमसे थोड़ी भी मर्दानगी बची है तो सीधा मुझे कॉल करो ना, या फिर अपनी आईडी से पोस्ट डालो ना। लॉरेंस बिश्नोई ने अनबन की बात कबूल की। इतना ही नहीं, रोहित गोदारा ने ऑडियो में लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई से अपनी अनबन की बात भी कबूल की है। उसने माना है कि वो और गोल्डी बराड़ लंबे समय तक लॉरेंस गैंग के सदस्य रहे हैं, लेकिन अब दोनों ने लॉरेंस से किनारा कर लिया है और अब विदेश में अपना अलग अलग गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। ये बात सिर्फ इशारा करती है कि अब बिश्नोई गैंग के अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं और गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। एनडीटीवी ने इस वायरल ऑडियो की पुष्टि एक वरीय पुलिस अधिकारी से भी कराई। उन्होंने सुनाई दे रही आवाज रोहित गोदारा की होने की बात कही है। गाजा में संघर्ष विराम को लेकर चल रही बातचीत एक बार फिर अनिश्चितता में घिर गई है। शनिवार 12 जुलाई को हमास और इजराइल ने एक दूसरे पर बातचीत में अड़चन डालने का आरोप लगाया। इस दौरान कतर में मध्यस्थता की कोशिशें जारी रही, जबकि इजरायली बंधकों ने परिजन सरकार पर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। एमएफपी के मुताबिक एक फिलिस्तीनी सूत्र ने बताया कि इजराइल गाजा के कई हिस्सों में अपने सैनिक बनाए रखना चाहता है, जो 60 दिन के संघर्ष विराम में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। वहीं इजराइल का आरोप है कि हमास समझौते को जानबूझकर तोड़ रहा है और लचीलापन नहीं दिखा रहा। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब इजराइल ने 35 हमास ठिकानों को निशाना बनाया। हमास को क्यों है इजरायली नक्शों से ऐतराज? सूत्रों के अनुसार इजराइल करीब 40% गाजा क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी बनाए रखना चाहता है, जिससे लाखों विस्थापित फिलिस्तीनी रफा के पास सीमित इलाकों में फंसे रहेंगे। हमास का मानना है कि ये नक्शे गाजा पर दोबारा कब्जा करने को जायज ठहराने की कोशिश है। बातचीत में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के कतर पहुंचने तक विराम की बात कही गई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक रविवार को इजराइल नई योजनाएं पेश कर सकता है। बातचीत के बीच गाजा में बमबारी जारी रही। गाजा सिटी के निवासी बासम हमदान ने कहा, हम सो रहे थे कि अचानक धमाका हुआ। मां और 3 बच्चों के शव के टुकड़े मिले। दक्षिणी गाजा में घायलों को गधों पर लादकर या कंधों पर उठाकर अस्पताल लाया गया। इजरायली सेना का कहना है कि उसने 48 घंटों में गाजा में 250 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर हमला किया। वहीं हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अब तक 57,882 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अब तक कितने बंधक छूटे और कितने बाकी? 2023 और 24 के 2 संघर्ष विरामों में 105 इजरायली बंधकों की रिहाई हुई थी। फिलहाल 49 बंधक अभी भी हमास की कैद में हैं, जिनमें से 27 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इजराइल का 35 ठिकानों पर हवाई हमला। इजराइल वायुसेना ने गाजा के उत्तरी हिस्से में स्थित बैत हनून इलाके पर बीते 1 घंटे में जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स (IDF) के अनुसार इन हमलों में हमास के कम से कम 35 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें अंडरग्राउंड सुरंगें भी शामिल हैं। IDF ने इन हवाई हमलों का वीडियो जारी करते हुए बताया कि यह कार्रवाई बैत हनून में हमास के खिलाफ तेज हुए सैन्य अभियानों का हिस्सा है।
इलाके में मौजूद सुरंग नेटवर्क को ध्वस्त कर आतंकियों की गतिविधियों पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है। देश भर के 47 शहरों में शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं को एक बड़ी सौगात देते हुए 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शी और ईमानदार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लाखों युवाओं को ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से नौकरी मिली है और वे आज राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र है बिना पर्ची बिना खर्ची। देश के विकास रफ्तार तेज करेंगे ये युवा पीएम मोदी। युवाओं के संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अलग अलग विभागों में नियुक्त हो रहे ये युवा आने वाले समय में देश के विकास की रफ्तार को तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ देश की रक्षा करेंगे, कुछ सबका साथ सबका विकास के सच्चे सिपाही बनेंगे, कुछ वित्तीय समावेशन मिशन को मजबूत करेंगे तो कुछ उद्योगों के विकास में योगदान देंगे। राष्ट्र सेवा ही सबसे बड़ी पहचान, पीएम मोदी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भले ही नियुक्ति पाने वाले युवाओं के विभाग अलग अलग हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, राष्ट्र सेवा। उन्होंने कहा कि आपके विभाग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप सब एक ही शरीर के अंग हैं और वह है देश की सेवा। बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि रोजगार मेले के अभियान ने यह विश्वास जगाया है कि सरकारी नौकरी अब सिफारिश या रिश्वत के बिना भी मिल सकती है, केवल काबिलियत के आधार पर। रोजगार मेले के आयोजन का लक्ष्य गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित रोजगार मेला एक विशेष अभियान है जिसका उद्देश्य युवाओं को तेज और पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियों में नियुक्त करना है। इसके तहत अब तक लाखों युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में रोजगार मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार इस अभियान ने यह विश्वास जगाया है कि सरकारी नौकरी अब सिफारिश या रिश्वत के बिना भी मिल सकती है, केवल काबिलियत के आधार पर। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस ने अपने नेताओं और सदस्यों को जो दिया है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पार्टी ने उन्हें अभिव्यक्ति की ताकत दी है। शिव कुमार ने कांग्रेस में नए नेताओं का स्वागत करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी के इतिहास पर विचार व्यक्त करते हुए यह बात कही। देश के लिए गांधी नेहरू परिवार के बलिदान को याद करते हुए शिव कुमार ने कहा, कांग्रेस की ताकत ही देश की ताकत है। ये सब इतिहास है, क्या भारत के इतिहास को मिटाना संभव है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा, कांग्रेस ने मुझे जो दिया है वह महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा सवाल मत पूछिए कि पार्टी ने मुझे सदस्य, अध्यक्ष, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्यपाल नहीं बनाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने हमें अभिव्यक्ति की शक्ति दी है। उन्होंने दावा किया कि कोई भी अन्य पार्टी वह आवाज और स्थिति नहीं दे सकती जो कांग्रेस ने अपने सदस्यों को दी है। सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं, सिद्धारमैया शिव कुमार का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य सरकार में नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ी अटकलों को खारिज करते हुए गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है और वह पद पर बने हुए हैं। सिद्धारमैया ने दावा किया कि वह मुख्यमंत्री के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और उन्होंने इस साल के आखिर में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने का मार्ग प्रशस्त होने से संबंधित अटकलों को खारिज कर दिया। नेहरू परिवार ने कांग्रेस के लिए अपनी पूरी संपत्ति कर दी कुर्बान। यह उल्लेख करते हुए कि कांग्रेस ने देश को उसका संविधान दिया, शिव कुमार ने कहा कि पूरी दुनिया भारतीय संविधान और उसके लोकतंत्र की सराहना करती है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन यह सब एक अस्थायी दौर है। कांग्रेस ने 60 से 70 साल तक संघर्ष किया और लोगों की सेवा की और देश को आजादी दिलाई। गांधी जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। नेहरू परिवार ने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी पूरी संपत्ति कुर्बान कर दी। एक ईसाई महिला ने हमारे संविधान और देश को अपनाया। शिव कुमार ने यह भी जानना चाहा कि क्या यूपीए के सत्ता में रहते हुए राहुल गांधी के लिए देश का प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं था। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी को तत्कालीन राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सत्ता नहीं चाहती। एक ईसाई महिला ने हमारे संविधान और देश को अपनाया और भारत में बस गई। एक सिख अर्थशास्त्री को 10 साल तक प्रधानमंत्री बनाया। कांग्रेस को छोड़कर किसी अन्य देश और राजनीतिक दल का ऐसा इतिहास नहीं है। भाजपा केवल हिंदुओं की बात करती है, किसी और की नहीं।
कर्नाटक में विपक्षी भाजपा के हिंदू समर्थक रुख पर कटाक्ष करते हुए शिव कुमार ने कहा कि कमरे में मौजूद उनके सहित सभी हिंदू लोग हैं। शिव कुमार ने कहा, हम भी शिव, गणेश और राम की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरों को भी साथ साथ लेकर चलते हैं और कहते हैं कि हम सब एक हैं। भाजपा केवल हिंदुओं की बात करती है, किसी और की नहीं, जबकि हमारी पार्टी मानवता में निहित है, भाषा इनपुट्स के साथ। अब नजर डालते हैं आज के बाजार के रुझानों पर ताजा अपडेट के साथ। ICICI सिक्योरिटीज के टेक्निकल हेड धर्मेश शाह का मानना है कि निफ्टी 50 में फिलहाल जो हल्की गिरावट देखी जा रही है वह एक हेल्दी कंसोलिडेशन है। उन्होंने कहा कि निफ्टी का 20 दिनों का EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास धीमी गति से रिट्रेस होना इसके मजबूत प्राइस स्ट्रक्चर को दिखाता है। शाह के मुताबिक इस स्तर पर किसी भी गिरावट को अच्छे क्वालिटी और मजबूत अर्निंग्स ग्रोथ वाले शेयरों में खरीदारी के लिए एक मौका समझना चाहिए। उन्होंने अनुमान जताया कि निफ्टी आने वाले हफ्तों में धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा और 25,800 के स्तर तक जा सकता है। शुक्रवार को बाजार में गैप डाउन ओपनिंग के चलते ये सवाल उठ रहा है कि क्या निफ्टी अगले सप्ताह 24,800 के अहम सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा। धर्मेश शाह ने इस सवाल पर कहा कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौतों को लेकर अनिश्चितता, अर्निंग सीजन और टैरिफ संबंधित घटनाओं के चलते बाजार में आगे भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। उन्होंने आगे कहा, पिछले 10 कारोबारी दिनों में निफ्टी ने अपने पिछले तेजी के 50% हिस्से को ही रिट्रेस किया है। इससे साफ है कि यह केवल एक हेल्दी कंसोलिडेशन है। 24,900 से 24,800 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट है और फिलहाल इसके नीचे जाने की संभावना कम लगती है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC धर्मेश शाह ने कहा कि यह शेयर पिछले करीब 11 महीनों में 38% तक गिर चुका है, लेकिन अब इसने 100 सप्ताह के EMA के पास एक मजबूत बेस बनाता दिख रहा है। यह संकेत देता है कि निचले स्तरों पर खरीदने की दिलचस्पी बनी हुई है। हाल की उठापटक के बावजूद स्टॉक 360 रुपए से 370 के अहम सपोर्ट जोन पर टिके रहने में सफल रहा, जो खरीदारी की मांग को दिखाता है। ध्यान देने वाली अहम बात यह है कि स्टॉक ने 7 महीने पुरानी गिरती ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, जो 225 रुपए से 580 की तेजी से 61.80% रिट्रेसमेंट स्तर के पास सपोर्ट मिलने के बाद हुआ है। यह संकेत देता है कि करेक्शन का दौर शायद पूरा हो चुका है और अब अगले अपमूव की शुरुआत हो सकती है। आगे चलकर हमें उम्मीद है कि स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगा और 478 रुपए के टारगेट तक जाएगा। यह इसके पिछले गिरावट 580 से 357 का 50% रिट्रेसमेंट है। नीचे की ओर 388 रुपए पर मजबूत सपोर्ट देखा जा रहा है। टाटा पावर कंपनी धर्मेश शाह ने कहा कि पावर इंडेक्स ने 2 तिमाहियों की गिरावट के बाद जोरदार रिकवरी दिखाई है। पिछले 2 महीनों में यह स्टॉक 200 दिनों के EMA के आसपास एक मजबूत बेस बना रहा है, जो अब एक राइजिंग चैनल का आकार ले रहा है। हमें उम्मीद है कि स्टॉक इस चैनल से ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगा और हमारे 445 रुपए के टारगेट की ओर बढ़ेगा, जो राइजिंग चैनल की ऊपरी सीमा है और इसके दिसंबर 2024 के हाई 447 रुपए के करीब है। इस बीच 374 रुपए का स्तर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि यह फरवरी से जून की रैली 326 से 416 का 50% रिट्रेसमेंट है। अब नजर डालते हैं मनोरंजन की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। पाकिस्तान के पेशावर में कभी आगे बढ़ता सिनेमा कल्चर अब लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। अब सिर्फ 3 सिनेमा हॉल ही बचे हैं और वह भी ईद के त्योहारों तक ही मौजूद रहेंगे। PTI के अनुसार विभाजन से पहले पेशावर में 2 सिख व्यापारियों द्वारा बनाए गए नाज सिनेमा और पिक्चर हाउस को इस साल मार्च और जून में गिराया जा चुका है। ये दोनों सिनेमा घर पिछले 1 दशक में पेशावर शहर में गिराए जाने वाले सिनेमा घरों की लंबी सूची में शामिल हो गए हैं। अब अरशद सिनेमा हॉल के ढांचे को गिराने का काम शनिवार को शुरू हुआ, जो 1 महीने में पूरा हो जाएगा। क्यों गिराए जा रहे हैं सिनेमा हॉल? इस सिनेमा हॉल के मालिक अरशद खान ने 1984 में इसको बनवाया था, इसका नाम अपने नाम पर रखा था। अब और आर्थिक नुकसान नहीं झेल सके तो 41 साल बाद इसे गिराने का फैसला किया है। इस सिनेमा हॉल में आखिरी फिल्म ईद उल अजहा वाले दिन दिखाई गई थी। अरशद सिनेमा के प्रोजेक्टर ऑपरेटर मोहम्मद यूसुफ ने प्रोजेक्टर मशीनों को वापस लेते हुए PTI को बताया, ये सिनेमा हॉल 80 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसकी कमाई मुश्किल से 20 लाख रुपए हुई।
मैं 40 साल में इस सिनेमा से प्रोजेक्ट ऑपरेटर के तौर पर जुड़ा हुआ हूं। यूसुफ ने बताया कि सिनेमा हॉल के 45 कर्मचारियों की नौकरी चली गई है। ये भी है कुछ अहम कारण। पिछले कुछ वर्षों में सिनेमा हॉल के गिराए जाने का संबंध पेशावर में सिनेमा कल्चर का खत्म होना है। अब कई सिनेमा हॉल की जगह हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल बन गए हैं। अरशद सिनेमा के मैनेजर तैयब खान का कहना है, सोशल मीडिया ने लोगों को मनोरंजन के कई ऑप्शन दिए हैं, जिसके कारण सिनेमा का जादू कम हो रहा है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में आतंकवाद ने भी सिनेमा कल्चर के खत्म होने में योगदान दिया है। कुछ साल पहले फिल्में दिखाने वाले कुछ थिएटर पर बमबारी की गई थी। पश्तो लेखक अब्बासीन यूसुफजाई का कहना है, सिनेमा घरों के नुकसान का मतलब पश्तो मनोरंजन और भाषा का नुकसान भी है। पख्तो फिल्मूना पश्तो फिल्मों के नाम की किताब के लेखक हाजी असलम खान ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों और आदिवासी जिलों में 40 से ज्यादा सिनेमा घर थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के खत्म होने के कारण उन्हें तहस नहस कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो मनोरंजन को लेकर कई मुश्किलें और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। असलम खान ने आगे कहा, नामे फिल्म कल्चर या तो मर चुका है या उन्होंने हमेशा के लिए यह पेशा छोड़ दिया है। सिनेमा प्रेमियों के लिए दुखद बात यह है, आखिर में अरशद सिनेमा हॉल के मालिक अरशद खान कहते हैं, इन सभी मुद्दों ने पेशावर शहर, जिसमें कई सिनेमा घरों और कलाकारों का शहर कहा जाता है, उसको बदल दिया है। दशकों पुराने सिनेमा घरों को खो दिया है। इनकी जगह अब कमर्शियल प्लाजा बनाए गए हैं, जिसने सिने प्रेमियों को सिनेमा से दूर कर दिया है। सलमान खान पिछले साल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुए। इस शादी से सलमान खान के कई वीडियो वायरल हुए। हाल ही में एक्टर ने इस जोड़े को शादी की सालगिरह पर बधाई दी। सोशल मीडिया पर दोनों की फोटो साझा कर एक प्यारा सा मैसेज लिखा। सलमान की यह पोस्ट देखकर फैंस और यूजर्स ने भाईजान से वही पुराना सवाल पूछ लिया। सलमान खान ने पोस्ट में लिखा, अनंत और राधिका को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, खुश रहो, लव यू। सलमान ने साझा की गई इस पोस्ट को देखकर 2 लाख लाइक्स महज 1 घंटे में ही आ गए। इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन को भी यूजर ने एक ही सवाल से भर दिया कि भाईजान आप कब शादी कर रहे हो। फैंस ने दिए मजेदार रिएक्शन। एक यूजर ने सलमान खान की पोस्ट पर लिखा, भाईजान आप कब शादी कर रहे हो। एक अन्य यूजर ने लिखा, भाईजान दूसरों की खुशी में खुश हो लेते हैं। एक और यूजर ने कमेंट किया, भाई बिना शादी किए ही लोगों को शादी की सालगिरह की बधाई दे रहे हैं। इसी तरह के कई कमेंट्स यूजर ने सलमान खान की शादी को लेकर किए हैं। 60 के होने को आए हैं अब तक कुंवारे सलमान खान। 59 साल के सलमान खान की शादी बॉलीवुड में भी चर्चा का विषय है। अक्सर ही यह सवाल सलमान खान से पूछा जाता है कि कब शादी कर रहे हो। बताते चले कि सलमान के कुछ अफेयर्स रहे, मगर शादी तक बात नहीं पहुंची है। अपनी शादी के सवाल पर सलमान अक्सर ही मजेदार जवाब भी देते हैं। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वह गलवान नाम की मूवी कर रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म का मोशन पोस्टर भी जारी हुआ। इसमें सलमान खान का चेहरा खून से लथपथ नजर आया। इस पोस्टर को सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। इसके साथ कैप्शन लिखा था, गलवान वैली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज़ 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज़ 24 भी ज़रूर देखें। आप हमें एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज़ डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज़ 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।